कहते हैं किसी देश को हराने से ज्यादा मुश्किल उसकी पहचान को मिटाना होता है, और अगर इतिहास में झांक कर देखे तो शायद ही कोई ऐसी कौम रही हो जिसकी जमीन, जुबान और जिंदगियां सब कुछ मिटा देने की इतनी कोशिशें की गई हो जितनी कुर्द्स के साथ हुई। कुर्द्स एक ऐसे समुदाय हैं जो हजारों सालों से मिडिल ईस्ट की रूह में बसा है, जिनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, पर अफसोस उनका अपना कोई देश नहीं है। आज दुनिया के नक्शे में आपको इराक, सीरिया, ईरान और टर्की तो मिलेंगे, लेकिन इनके बीच कहीं वो नाम कुर्दिस्तान नहीं मिलेगा जिसका सपना आज भी करोड़ों लोग अपने दिल में लिए जी रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सदियों से दमन झेलते आ रहे वही कुर्द लोग हैं जो आज भी अपने अस्तित्व और आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ओटोमन एम्पायर टूटा तो ब्रिटिश और फ्रेंच ने मिडिल ईस्ट के नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जो आज तक खत्म नहीं हो सकी है। इस दौरान एक पूरा देश पॉलिटिकल डील्स और ऑयल इंटरेस्ट के बीच मिटा दिया गया। एक अलग देश का वादा जो कुर्दों से किया गया था वो पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में कभी पूरा नहीं होने दिया गया। उनसे उनकी जमीन छीनकर उनकी संस्कृति मिटा दी गई, उनकी भाषा पर बैन लगा दिया गया और उन्हें कई बार भयानक हमलों का सामना करना पड़ा जिसमें लाखों कुर्दों की जान चली गई। वो अपनी पहचान के लिए कभी सैनिकों की तरह लड़े, कभी रेबल्स की तरह जिए तो कभी रेफ्यूजीज की तरह मरने को मजबूर हो गए। तो आइए जानते हैं उस भूले हुए देश कुर्दिस्तान की पूरी कहानी। आखिर मिडिल ईस्ट में कैसे उन्हें अपनी ही जमीन पर माइनॉरिटी बनना पड़ा और क्या वजह है कि आज उनके लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान दूर का सपना बनकर रह गया है। कुर्द लोग मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी और बहादुर ट्राइब्स में से एक माने जाते हैं। उनका रिश्ता इस जमीन और इसके पहाड़ों से काफी पुराना और गहरा है। माना जाता है कि कुर्द शब्द की उत्पत्ति सिरटी से हुई थी, जिसका मतलब स्लिंगर्स होता है, यानी ऐसे योद्धा जो पहाड़ों से पत्थर फेंककर अपने दुश्मनों को हराने में माहिर थे। कुर्द लोग जैग्रोस माउंटेन्स के आसपास बसे थे और तब इनका इलाका आज के नॉर्थ वेस्ट ईरान, साउथ ईस्ट टर्की, नॉर्थ इराक, नॉर्थ ईस्ट सीरिया और साउथ वेस्ट आर्मेनिया तक फैला हुआ था। कुर्द लोगों का कल्चर बहुत प्रॉस्परस था। उन्होंने अपने इतिहास को अपनी ट्रेडिशंस, पोएम्स एंड म्यूजिक के जरिए सहेजा। हर कबीले और हर घाटी की अपनी बोली, पोशाक और परंपरा थी, लेकिन इसके बावजूद सभी में अपनी कम्युनिटी के लिए यूनिटी और कनेक्शन की फीलिंग थी। मेसोपोटामिया के अर्ली एम्पायर्स के रिकॉर्ड में भी ऐसे पहाड़ी कबीलों का जिक्र मिलता है जिनके नाम कई हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कुर्द नाम से मिलते जुलते थे। 7th सेंचुरी में जब इस्लाम बड़ी तेजी से मिडिल ईस्ट में फैलने लगा तब कुर्दिश ट्राइब्स को भी इसका खुलापन पसंद आया और उन्होंने भी इस नए धर्म को अपनाया। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने कभी भी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। इसलिए ही आने वाले समय में कुर्दिश रीजन्स इस्लामिक एम्पायर्स का हिस्सा तो बने, लेकिन पूरी तरह उनमें घुले मिले नहीं। इस समय के दौरान अब्बासिड्स और सेल्जुक्स डायनेस्टी के अंडर कई सेमी ऑटोनोमस कुर्दिश एमिरेट्स उभरे जो खलीफा के लिए लॉयल तो थे, लेकिन उनका शासन अपने कबीलों के नेताओं के हाथों में था। इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे फेमस लोगों में से एक सलाहुद्दीन अल अयूबी, जिन्हें दुनिया सलादीन के नाम से जानती है, वो भी एक कुर्द ही थे। उन्होंने साल 1187 में थर्ड क्रूसेड्स के दौरान मुस्लिम सेनाओं का नेतृत्व कर क्रिश्चियन से जेरूसलेम को छीन लिया था। उन्होंने अयूबिद डायनेस्टी की स्थापना की और अपनी महानता से कुर्द लोगों को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। लेकिन 16th सेंचुरी तक हालात बदलने लगे। मिडिल ईस्ट में ऑटोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के रूप में दो बड़ी ताकतें उभर चुकी थी। दोनों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। चूंकि कुर्दों की आबादी दोनों एम्पायर्स के बीच फैली थी, इसलिए दोनों ही एम्पायर्स को डर था कि अगर कुर्दों की बड़ी संख्या आगे भी एक साथ रही तो वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं और अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर सकते हैं। इसी डर के चलते दोनों एम्पायर्स ने एक चाल चली और कुर्दिश ट्राइब्स को आपस में ही लड़ाने के लिए कई हिस्सों में बांट दिया। उनमें से कुछ को ऑटोनॉमी दी गई जबकि कुछ को सख्ती से दबा दिया गया। इससे कुर्दों की आपसी यूनिटी खत्म हो गई और वो दूसरों की लड़ाइयों का हिस्सा बनते चले गए। इस सत्ता संघर्ष ने कुर्दिश लोगों की बर्बादी की नींव रख दी और वो अपनी पहचान खोने लगे। कुछ कुर्दिश रियासतों ने प्रॉस्पेरिटी के पल जरूर देखे, लेकिन कोई भी परमानेंट यूनिटी या इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर सकी। ओटोमन और पर्शियन रूलर्स ने बार बार उनकी सीमाएं बदलकर ये इंश्योर किया कि कुर्दिश समाज कभी भी मजबूत ना बन पाए। आगे का दौर कुर्दों के लिए और भी भयानक साबित होने वाला था, क्योंकि वो ब्रिटेन और फ्रांस जैसी ताकतों पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल करने वाले थे। 18th सेंचुरी तक आते आते
ब्रिटेन और फ्रांस की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिक चुकी थी। वजह साफ थी, यही वो इलाका था जहां से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच ट्रेड रूट्स गुजरते थे। और जब बाद में यहाँ पेट्रोलियम की खोज हुई तो इस जगह की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। तेल की इस दौलत के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मिडिल ईस्ट पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए बेचैन हो उठे। दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर, जो कभी इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा एम्पायर था, अब अपनी पकड़ खोता जा रहा था। यहाँ के लोग नेशनलिज्म की भावना से भर चुके थे और अपने लिए आजादी चाहते थे। इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटेन और फ्रांस ने लोकल अरब नेशनलिस्ट लीडर्स को सह देना शुरू किया और उन्हें कई लालच देकर अपनी ओर कर लिया ताकि ओटोमन एम्पायर भीतर से कमजोर पड़ जाए। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ एलाइड पावर्स थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे, तो दूसरी ओर सेंट्रल पावर थे जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर शामिल थे। जर्मनी के साथ जाने का ओटोमन एम्पायर का एकमात्र मकसद मिडिल ईस्ट से ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया को बाहर खदेड़ना था, लेकिन युद्ध का अंत उसके लिए सबसे बड़ा विनाश लेकर आने वाला था। 1916 में युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेटली फैसला किया कि अगर ओटोमन एम्पायर हार गया तो वो उसके कब्जे वाले इलाकों को आपस में बांट लेंगे। इसके लिए दोनों देशों के बीच साल 1916 में साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट नाम का एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें तय किया गया कि सीरिया, लेबनान, नदर्न इराक और साउथ ईस्ट टर्की फ्रांस को मिलेंगे, जबकि सदर्न इराक, जॉर्डन और मॉडर्न डे इजराइल पैलेस्टीन पर ब्रिटेन का अधिकार होगा। यह भी तय हुआ कि अरेबियन पेनिनसुला के कुछ हिस्से लोकल अरब रूलर्स के अंडर होंगे, लेकिन इस पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जारी रहेगा। इस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को तहस नहस करने का एक प्लान बना लिया गया था। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जर्मनी और ओटोमन एम्पायर को एक करारी शिकस्त मिली। जर्मनी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन एलाइड पावर ने मिडिल ईस्ट में जो खेल खेला और जहर के बीज बोए, उससे आगे चलकर मिडिल ईस्ट एक युद्ध का मैदान बनकर रह गया। ब्रिटेन और फ्रांस पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा अपने हिसाब से खींचने में जुट गए। साल 1920 में ट्रीटी ऑफ सीवरेज साइन हुई, जिसमें कुर्द्स के लिए भी एक इंडिपेंडेंट देश कुर्दिस्तान बनाने की बात की गई। ऐसा लगा जैसे कि सदियों से जिन कुर्दों का एग्जिस्टेंस मिटाया जा रहा था, अब उन्हें न्याय मिलने वाला है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो सका और कुर्दों का ये सपना केवल 3 साल बाद ही टूट गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क और उनके सपोर्टर्स ने ईस्टर्न एंटोलिया में विदेशी कब्जे के विरोध में टर्किश नेशनल मूवमेंट शुरू कर दिया। यह आंदोलन इस कदर बढ़ा कि मजबूरन अंग्रेजों को ट्रीटी ऑफ सेवरेज को रद्द करना पड़ा। इसके बाद साल 1923 में एक नई ट्रीटी ऑफ लॉसेन हुई, जिसमें कुर्दों को आजादी देने का कोई जिक्र नहीं था। उम्मीद के विपरीत इस नई ट्रीटी के बाद कुर्द इलाकों को 4 देशों तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में बांट दिया गया। इस एक फैसले ने पूरे के पूरे कुर्द समाज को बिखेर कर रख दिया। जो लोग एक लैंग्वेज बोलते थे, एक कल्चर साझा करते थे, वो अब 4 अलग अलग झंडों के नीचे बट गए थे। उनका आपसी तालमेल टूट चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस, जो तेल और रीजनल इंपैक्ट को लेकर जुनूनी थे, उन्होंने तय कर लिया था कि कुर्दिश इंडिपेंडेंस उनके इंटरेस्ट के रास्ते में रुकावट है। ब्रिटेन को मोसुल के ऑयल रिजर्व्स चाहिए थे, जबकि फ्रांस सीरिया पर कंप्लीट कंट्रोल चाहता था। इसलिए मिडिल ईस्ट का नक्शा इतिहास के आधार पर नहीं, बल्कि ऑयल पाइपलाइंस और पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से खींचा गया। ऐसे में ट्रीटी ऑफ लॉसेन के बाद कुर्दिस्तान ऑफिशियल मैप से गायब कर दिया गया। कुर्दिस्तान शब्द तक कई डॉक्यूमेंट से मिटा दिया गया। लाखों कुर्द्स एक रात में माइनॉरिटी बन गए। उन्हें उनकी ही जमीन पर पराया बना दिया गया। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल बिट्रेयल नहीं था, बल्कि एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस भी था। वो वेस्टर्न पावर्स जो दुनिया को सेल्फ डिटर्मिनेशन का पाठ पढ़ाती थी, अब चुपचाप कुर्दिश लोगों के हक को कुचलकर आगे बढ़ने पर सहमत हो गई। ट्रीटी ऑफ सेवरेज के वादे अब नॉन एग्जिस्टेंट नेशंस की फुसफुसाहट बनकर रह गए। कुर्दों को बर्बाद करने की साजिश युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि कॉन्फ्रेंस रूम्स में तय हुई। कॉलोनियल हितों ने वो काम कर दिया जो सदियों के आक्रमण भी नहीं कर पाए थे। बड़ी ताकतों के अपने लालच और सियासी खेलों के बीच कुर्दिश लोगों का हाल अब पहले से भी लाख गुना बुरा हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन 4 देशों तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया के बीच कुर्दिश लैंड्स बांटी गई थी, उनमें से किसी ने भी कुर्दों को अपना नहीं माना, बल्कि चारों ही देश उनकी पहचान को मिटाने के लिए बेचैन थे। तुर्की में कुर्द्स को माउंटेन टर्क्स कहकर अपमानित
सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति मुस्तफा केमल अतातुर्क ने कुर्दिश लैंग्वेज, म्यूजिक और यहाँ तक कि कुर्द शब्द के इस्तेमाल तक पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। उनके इस फैसले का कई कुर्द सरदारों ने जमकर विरोध किया और इसे अपनी पहचान और परंपरा पर हमला माना। फरवरी 1925 में कुर्द रिलीजियस लीडर शेख सईद ने ईस्टर्न एंटोलिया, बेंगोल और एलाजिक इलाके में एक बड़ा विद्रोह भड़का दिया, लेकिन मुस्तफा केमाल ने इस रेबेलियन को दबाने के लिए राष्ट्रद्रोह डिक्लेयर कर लॉ ऑन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर नाम का इमरजेंसी लॉ पास कर दिया, जिससे टर्की की सेना को कुर्दों के विद्रोह को कुचलने की अनलिमिटेड पावर मिल गई। ईस्टर्न एंटोलिया, बेंगोल, एलाजिग और आसपास के इलाकों में बड़े लेवल पर लोगों को पकड़कर जेल में डाला जाने लगा और कुर्दों के गांव जला दिए गए। शेख सैयद को भी पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। टर्किश आर्मी का रवैया इतना बेरहम था कि इसमें करीब 30,000 कुर्द मारे गए, लेकिन तुर्की में कुर्दों के साथ किए जा रहे अत्याचार का यह अंत नहीं था। तुर्की के राष्ट्रपति अब पूरे देश का टर्कीफिकेशन करना चाहते थे। ऐसा करके वो देश में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों को भी जबरदस्ती टर्क कल्चर फॉलो करवाना चाहते थे, ताकि देश में कल्चरल होमोजेनिटी को बढ़ावा दिया जा सके। 1934 में उन्होंने टर्किश रीसेटलमेंट लॉ लागू किया, जिसके तहत लोगों को फोर्सफुली दूसरी जगहों पर बसाया जा सकता था। अगले साल टर्की में टुन्सली लॉ पास हुआ, जिसके बाद डर्सिम प्रोविंस का नाम बदलकर टुन्सली कर दिया गया। डर्सिम में ज्यादातर कुर्द रहते थे। सरकार ने आदेश दिया कि वहाँ के बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाए, जहाँ उन्हें जोर जबरदस्ती से टर्किश कल्चर सिखाया जाए। यहाँ तक कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी शादी किसी टर्किश परिवार में करवाई जाए, ताकि आने वाली जनरेशंस भी टर्किश कहलाए। इस अत्याचार के खिलाफ अलेवी कुर्द ट्राइबल लीडर सईद रिजा ने बगावत छेड़ दी। उन्होंने लोकल ऑटोनॉमी और कुर्दों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने की मांग की, लेकिन तुर्की सरकार ने इसके जवाब में बमबारी शुरू कर दी। कई कुर्द गांवों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे सैकड़ों कुर्द जिंदा जल गए। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये मैसेकर इतना भयानक था कि इसमें 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सईद रिजा को भी गिरफ्तार कर साल 1937 में फांसी पर लटका दिया गया। उस समय वो 75 साल के थे, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। विद्रोह को कुचलने के बाद डेर्सिम को पूरी तरह मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। कई परिवारों को जबरदस्ती वेस्टर्न टर्की में बसाया गया। इस रिवोल्ट को अतातुर्क युग की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक माना जाता है और आज भी डेर्सिम मैसेकर की मेमोरियल कुर्दों के लिए एक खुला जख्म है। इराक और सीरिया में भी कुर्दों की हालत कुछ ऐसी ही थी। साल 1932 में इराक और साल 1946 में सीरिया ने आजादी पाई, लेकिन यहाँ पावर उन्हीं के हाथों में आई जो मिलिट्री पर कंट्रोल रखते थे। दोनों ही देशों में अरब लोगों को तवज्जो मिली और कुर्दों को बाहरी मानकर उनसे नफरत की गई। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। सीरिया में तो कुर्दों से नागरिकता ही छीन ली गई। वो ना वोट दे सकते थे, ना पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट पा सकते थे। उन पर प्रॉपर्टी ओनरशिप, जॉब्स और एजुकेशन तक में रोक लगा दी गई। सरकार ने उनके शहरों के नाम बदल दिए और कुर्दिश लैंग्वेज पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ इराक में भी यही कहानी दोहराई गई। ब्रिटिशों के जाने के बाद इराकी गवर्नमेंट्स ने कुर्दिश विद्रोह को दबाने के लिए कई मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए। इराक में कुर्दिश लोगों के लिए सबसे भयानक दौर सद्दाम हुसैन के रूल में आया, जब उसने अनफल कैंपेन शुरू किया। इसके तहत हजारों कुर्दिश गांवों को मिटा दिया गया और हलाबजा शहर पर केमिकल वेपन से हमला किया गया, जिसमें 5,000 से ज्यादा लोग मौके पर ही मारे गए। ये एक ऐसा जेनोसाइड था जिसे दुनिया ने लगभग अनदेखा कर दिया। इसके बाद अब अगर ईरान की बात की जाए तो वहाँ शुरुआत में कुर्दों के हालात कुछ हद तक बेहतर थे। 1946 में कुर्दों ने सोवियत यूनियन के सपोर्ट से ईरान में रिपब्लिक ऑफ महाबाद की एस्टैब्लिशमेंट की। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला कुर्दिश राज्य था, लेकिन कुर्दों की यह खुशी केवल 1 साल ही टिक सकी, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में जब सोवियत को यहाँ से विड्रॉ करना पड़ा, तब उसके बाद ईरान के शाह की आर्मी ने रिपब्लिक ऑफ महाबाद को तहस नहस कर दिया। हालांकि उसी समय कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान KDPI की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जो आने वाले डेकेड्स तक ईरान सरकार के खिलाफ संघर्ष करती रही। 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरानी कुर्द लोगों ने ऑटोनॉमी की मांग की, लेकिन उन्हें मिलिट्री क्रैकडाउन और खोमैनी के फतवे का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया था। दशकों से ईरानी सरकार ने कुर्द मांगों को दबाने की पॉलिसी अपनाई है और ईरान इसे आज भी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बताता है। कुर्दों ने अपने हक की लड़ाई टर्की में भी छेड़ी। 1960 के दशक में कुर्द्स ने खुले तौर पर लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया और नॉन कुर्दिश सिटीजन्स के साथ मिलकर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मूवमेंट्स में शामिल हुए। इसके बाद साल 1978
में अब्दुल्ला ओजलान की लीडरशिप में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके की स्थापना हुई। पीकेके ने एक मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शुरुआत की, जिसका गोल टर्की के साउथ ईस्ट हिस्से में एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बनाना था। शुरुआत में टर्किश गवर्नमेंट ने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन पीकेके धीरे धीरे गुरिल्ला ऑपरेशंस करने लगा। उन्होंने टर्किश मिलिट्री बेसिस पर हमले किए और कुर्द आजादी की मांग को जोर से उठाया। उनके बढ़ते कैंपेन को थामने के लिए टर्किश गवर्नमेंट ने पीकेके को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। टर्की की सेना ने न केवल पीकेके के लोग बल्कि आम कुर्द लोगों को भी निशाना बनाया, जिससे इस क्रैकडाउन में करीब 40,000 लोग मारे गए और सैकड़ों गांव मिटा दिए गए। इसके बाद अब्दुल्ला ओजलान को भागकर सीरिया आना पड़ा, जहां उन्हें उस समय के प्रेसिडेंट हाफिज अल असद ने पनाह दी। सीरियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से उन्होंने सीरिया में रहकर टर्की के खिलाफ कुर्दों का संगठन बनाया और टर्की पर हमले शुरू कर दिए। आज सीरिया में एक्टिव कुर्द संगठन वही है जिन्हें अब्दुल्ला ओजलान ने कभी ट्रेनिंग दी थी। कुर्दिस्तान को लेकर आज भी सबसे बड़ी लड़ाई सीरिया टर्की की सीमा पर मौजूद पीवाईडी और वाईपीजी संगठनों ने छेड़ी हुई है, जिनकी जड़ें अब्दुल्ला ओजलान की पीकेके से जुड़ी हुई है। ये बहुत ही हैरानी की बात थी कि जो सीरिया अपने देश के कुर्द लोगों को सिटीजनशिप तक नहीं देता था, वो अपने इंटरेस्ट के लिए तुर्की के कुर्द नेताओं को पनाह देकर सपोर्ट कर रहा था। ये सिर्फ सीरिया की कहानी नहीं थी, पूरे मिडिल ईस्ट में यही पाखंड चलता रहा। इराक, ईरान और सीरिया तीनों देशों ने कुर्दिश कॉज को अपने अपने पॉलिटिकल वेपन्स के रूप में इस्तेमाल किया। जब भी किसी पड़ोसी देश से टकराव हुआ तो उन्होंने वहां के कुर्दों को फंड, हथियार और पनाह दी, लेकिन अपने देश में कुर्दों को खतरा मानकर कुचल डाला। जहां सीरिया, ईरान और तुर्की में कुर्दों को अपनी आजादी की मांगों के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वही साल 2003 में इराक से सद्दाम हुसैन का रूल खत्म होने के बाद हालात बदलने लगे। कुर्द वहां मजबूत होकर उभरे और उन्होंने एक सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट, कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट KRG स्टैब्लिश कर ली। सैकड़ों सालों से लगातार धोखे और दमन झेल रहे कुर्दिश लोगों के लिए ये एक रेयर सक्सेस थी। आज भी यहाँ के कुर्दिस्तान रीजन को इराक में ऑटोनॉमी मिली हुई है, जिसे इराकी कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त है। कुछ साल बाद 2011 में जब सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई तो वहां भी कुर्दों के लिए हालात बदलने लगे। शुरू में कुर्दों ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सीरियाई सेना और बागी गुटों के बीच संघर्ष बढ़ा, कुर्दों ने अपने इलाकों की सुरक्षा और ऑटोनॉमी के लिए हथियार उठा लिए। 2012 के बाद कुर्दों ने नदर्न सीरिया में रोजावा नाम से एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन बना लिया। ये इलाका 3 मुख्य कैंटन्स आफरिन, कोबानी और जजीरा में बटा हुआ था और यहाँ डेमोक्रेटिक और सेक्युलर मॉडल अपनाया गया। जब सीरियन सिविल वॉर के दौरान आईसिस जैसे आतंकी संगठन का यहाँ कुर्द इलाकों में हमला बढ़ गया तो उन्होंने पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG और वुमेन्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPJ जैसी आर्म्ड फोर्सेस खड़ी की। इन सेनाओं ने आईसिस के खिलाफ कोबानी, रक्का और हसाका जैसे इलाकों में जबरदस्त लड़ाई लड़ी। YPG को अमेरिका से सैन्य सहायता और एयर सपोर्ट भी मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि कुर्दों ने आईसिस को सीरिया के नदर्न पार्ट से लगभग पूरी तरह खदेड़ दिया, लेकिन इस जीत के लिए उन्हें हजारों की संख्या में अपने लोग गंवाने पड़े। कुर्द अब भी नॉर्थ ईस्ट सीरिया के कई टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं और उनके पास ऑटोनॉमी है। सीरिया में कुर्दों को मजबूत होते देख टर्की के कान खड़े हो गए। उसे लगने लगा कि अगर इसी तरह कुर्द सीरिया में मजबूत होते रहे तो उनसे इंस्पायर होकर तुर्की के कुर्द भी अपनी आजादी के लिए एक बड़ी लड़ाई छेड़ सकते हैं। इस डर से साल 2018 में तुर्की ने नदर्न सीरिया के एफरिन टाउन पर जबरदस्त हवाई हमले शुरू कर दिए, जहां कुर्दों का कंट्रोल था। अचानक हुए इस हमले में हजारों लोग मारे गए और दसियों हजार कुर्दों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि अमेरिका, जो आईसिस के खिलाफ लड़ाई में कुर्दों के साथ खड़ा था, उसने आईसिस के डाउनफॉल के बाद ही कुर्दों से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपनी फोर्सेस हटा ली। इस पर सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF, जिसमें कुर्द फाइटर शामिल थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनकी पीठ पर चाकू घोंपा है। SDF ने आगे ये भी कहा कि तुर्की के हमले से नॉर्थ सीरिया हमेशा के लिए वॉर जोन में बदल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपना फैसला नहीं बदला। असल में ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने कुर्दों को धोखा दिया, बल्कि वो पास्ट में भी कई बार कुर्द लोगों को किसी प्यादे की तरह इस्तेमाल कर छोड़ चुका था। 1970 के दशक में जब ईरान में अमेरिका का काफी इन्फ्लुएंस था और ईरान की इराक से झड़प चल रही थी, तब अमेरिका ने इराकी कुर्द्स को इराकी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया था और उन्हें हथियार देने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही इराक और ईरान के बीच शत अल अरब एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका ने कुर्द्स का साथ छोड़ दिया। इससे इराकी आर्मी को खुली छूट मिल गई और उन्होंने कुर्दों को बुरी तरह से कुचलते हुए उनके इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए
यही सिलसिला अमेरिका ने 1990-91 के गल्फ वॉर में भी दोहराया। गल्फ वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका ने जब इराकी फोर्सेस को कुवैत से बाहर निकाला, तब उसने कुर्द्स को सद्दाम हुसैन के खिलाफ विद्रोह करने को कहा। अमेरिका के बहकावे में आकर कुर्दों ने एक बड़ा रिवॉल्ट किया और इराक के कई शहरों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन जब इराकी आर्मी ने कुर्दों पर जवाबी हमला शुरू किया तो अमेरिका ने अपनी आंखें मूंद ली और हजारों कुर्दों को इराकी आर्मी के हाथों मारे जाने दिया। ये अमेरिका की हिपोक्रेसी ही रही है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरों का पहले इस्तेमाल करता है और फिर अपना काम हो जाने पर उसे अकेला मरने के लिए छोड़ देता है। इस समय तुर्की सीरिया की बॉर्डर पर एक सेफ जोन बनाने जा रहा है, जहां वो सीरिया से तुर्की में आने वाले करीब 10 लाख रेफ्यूजीज को बसाना चाहता है। ये इलाका सीरिया की सीमा के आसपास 30 किलोमीटर चौड़ा और 480 किलोमीटर लंबा होगा। लेकिन असल में इस सेफ जोन के जरिए वो सीरिया में एक्टिव कुर्द ऑर्गेनाइजेशन पर कड़ी नजर रखना चाहता है और अमेरिका इस योजना का साइलेंट सपोर्टर बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की का इराकी कुर्दों के साथ रिश्ता काफी अच्छा है। इराक में कुर्दों के पास एक ऑटोनॉमस रीजन है जहां ऑयल रिजर्व्स है और इराकी इंडस्ट्री में उनका बड़ा रोल है। तुर्की उनके साथ बिजनेस करता है। तुर्की के इन अच्छे रिश्तों की वजह यह भी है कि इराकी कुर्द कभी भी सीरिया और तुर्की के कुर्दों की मदद नहीं करते, क्योंकि समय के साथ उनकी आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स में बड़ा डिफरेंस हो गया है। सीरियन और टर्किश कुर्द्स ज्यादातर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, जबकि इराकी कुर्द इससे दूर है। भले ही इराकी कुर्द्स अच्छी हालत में हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें इराक से अपने लिए एक अलग देश नहीं मिल पाया। 2017 में इंडिपेंडेंट इराकी कुर्दिस्तान के लिए एक रेफरेंडम हुआ था, जिसमें 92% कुर्द लोगों ने अलग देश के पक्ष में वोट किया था। लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद इसे इराकी गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानकर खारिज कर दिया। इस तरह एक बार फिर कुर्दिस्तान का सपना टूट गया। कुर्दों की कुल संख्या करीब 3.5 करोड़ है। सीरिया, इराक, टर्की और ईरान के अलावा कुर्दिश लोग आर्मेनिया में भी रहते हैं। उनकी आबादी वहाँ काफी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ उन्हें बाकी देशों की तरह ज्यादा अत्याचार नहीं झेलना पड़ता और वो वेस्टर्न आर्मेनिया में शांति से रहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग कुर्द संगठन कुर्दिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे, उनके नेता और उनके रास्ते सब अलग अलग हैं। कुर्दों के बीच यूनिटी की कमी, इराकी कुर्दों के ढुलमुल रवैया और इंटरनेशनल ताकतों का सेल्फ इंटरेस्ट, इन सब ने मिलकर उनके यूनाइटेड कुर्दिस्तान के सपने को अधूरा छोड़ दिया है। हालांकि यूरोप और अमेरिका में फैले कुर्दिश डियास्पोरा ने अपनी कल्चरल रूट्स को नई जनरेशंस तक पहुंचाने के लिए इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक और फिल्म्स बनाई है। आज भले ही कुर्दिस्तान एक देश के रूप में एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन ये करोड़ों कुर्दों के दिलों में जिंदा है। हर न्यूरोज की आग, हर कुरमांजी और सोलानी में गाया जाने वाला गीत एक ऐलान है जो बताता है कि ये संघर्ष केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि पहचान, सम्मान और वजूद के लिए है। और यही कुर्दिश लोगों की सबसे बड़ी जीत है कि सदियों के धोखे, इस्तेमाल किए जाने और मिटाए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान को जिंदा रखा है और वो आज भी दुनिया को याद दिला रहे हैं कि कभी एक जगह थी जिसे लोग कुर्दिस्तान कहते थे। अगर आपको कुर्द्स की यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो आपको तिब्बत की कहानी जरूर देखनी चाहिए, जहां एक और कौम की आवाज धीरे धीरे ताकत और राजनीति की चालों के नीचे दबा दी गई। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के